इंडिया में अगर नौकरियों की बात की जाए तो सरकारी नौकरी का एक अलग महत्व है। उसमें भी अगर सिविल सर्विसेज की बात की जाए तो लोगों के दिलों में इसका एक अलग स्थान है। इसकी अगर आप एक नज़ीर देखें तो जब भी आईएएस का रिजल्ट आता है तो आपको जहां जहां सिलेक्शंस होते हैं, सेलिब्रेशंस देखने को मिलते हैं। मीडिया में कुछ दिन चर्चाएं होती हैं, जो लोग टॉपर्स होते हैं। जो 500,000 वैकेंसीज आती हैं हर साल, उसके लिए लाखों छात्र इसके लिए फॉर्म भरते हैं, अपीयर होते हैं, जिसमें से कुछ 100 लोग जो है वो सफल हो पाते हैं। इसी से पता चलता है कि इस सर्विस का हमारे समाज में कितना क्रेज है। नमस्कार, मैं शिव पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं दी प्रिंट के इस खास कार्यक्रम सॉफ्ट कवर में, जिसमें हम हर हफ्ते किसी एक खास किताब पर बात करते हैं और उसके राइटर से भी आपको मिलवाते हैं। आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर। ये आप किताब देख सकते हैं। इसको लिखा है निशांत जैन जी ने, जो कि राजस्थान काडर के 2015 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और उनकी 13वीं रैंक आई थी। उनसे आज हम इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे और इन चीजों पर बात करेंगे कि किस तरीके से तैयारी की जाए जिससे हम सफलता पा सकें। निशांत जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। इस टॉपिक पे आपने डिस्कशन रखा और मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो जो एक सहज सवाल है वो ये है कि इतनी कठिन परीक्षा है, इतना संघर्ष है, जो सफलता का परसेंटेज है वो इतना कम है, तो फिर आखिर यूपीएससी की तैयारी क्यों की जाए? किसी के लिए क्या मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, किया ही क्यों जाए ऐसा? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी परीक्षा हो, परीक्षाएं सभी कठिन होती हैं। जब हम 10th करते थे तो हमें वो सबसे कठिन लगती थी, 12th में आए तो वो सबसे कठिन लगती थी। ऐसे ही जिन्होंने फिर एंट्रेंस दिया हुआ आईआईटी का या नीट बोलते हैं, पहले सीपीएमटी बोलते थे, और चार्टर्ड अकाउंटेंट का या जो भी एग्जाम जिसने भी दिया, जो आदमी एसएससी का एग्जाम दे रहा है उसके लिए वो सबसे टफ है। तो परीक्षाएं सारी टफ होती हैं। यूपीएससी को टफेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोई कोर्स नहीं है, ये एक तो प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं के लिए होती, दूसरी इसमें सभी स्ट्रीम्स के लोग भाग लेते हैं। जिन्होंने डॉक्टरी कर ली, जिन्होंने इंजीनियरिंग कर चुके हैं आईआईटी से, जिन्होंने पहले ही खुद को प्रूव कर लिया, वो सब लोग भी इसके लिए अपियर होते हैं, इसलिए टफ बन जाता है। जब हम कोई चीज करते हैं तो हम उसका कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि भाई कितना तो फायदा है, कितना नुकसान है, तब उसकी तैयारी करते हैं। तो तैयारी करनी चाहिए इसलिए क्योंकि ये परीक्षा और ये इसके बाद जो नौकरी मिलती है वो बाकी सब नौकरियों से थोड़ा अलग है, और कम ज्यादा की बात नहीं हो रही, अलग की बात हो रही है कि ये एक्चुअली केवल नौकरी ना होकर एक सेवा है, सर्विस है। और ये संविधान में जो है इसका उल्लेख है सिविल सेवाओं का, और उसके द्वारा कुछ एक विशेष प्रकार का संरक्षण सिविल सेवाओं को संविधान द्वारा दिया गया। तो ये परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है, जो भी संविधान का मैंडेट है, जो भी लॉ का मैंडेट है, जो भी लॉ ऑफ द लैंड है, उसको एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी और नियमों के दायरे में रह करके एग्जीक्यूट कराने की जिम्मेदारी, और जो भारत सरकार की, राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सिविल सेवाओं के पास। ये ऐसा काम है जो दुनिया के सभी तरह की नौकरियों से इसको अलग बनाता है। और मेरा ये मानना है, जैसे मैं आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो एक मोस्ट कोवेटेड पोस्ट होती है, जब भी हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमारे मन में एक पोस्ट होती है, वो होती है डीएम की पोस्ट, कलेक्टर की पोस्ट। तो उस पर मैं आज हूँ अभी, और लगभग 8-9 महीने मुझे इस पद पे हो गए हैं, मेरी पहली कलेक्टरी है। तो मैं हर दिन ये महसूस करता हूँ, डिस्पाइट ऑल जो भी बिजी शेड्यूल, स्ट्रेस, तरह तरह की परेशानियों के बाद भी मैं ये महसूस रोज करता हूँ कि आज के दिन में कितना बड़ा क्वांटम है मेरे काम का, और मेरे काम में जो भी कर रहा हूँ उससे कितने सारे लोगों के जीवन पे प्रभाव पड़ता है। ये जो फीलिंग है ये इतनी यूनिक है कि इसके लिए बहुत सारी परिवार के समय की कमी हो जाए, कुछ और आपको तनाव भी चरम पे रहे, तो भी आपको ये जो एक हाई पॉइंट्स मिलते हैं इस नौकरी में, वो आपको ये महसूस कराते हैं कि आपको सब परेशानियों को झेल कर भी हाँ, वो जो एनसीईआरटी की किताबों में ना गांधी जी की कुंजी जो लिखी हुई मिलती है कि आप जब भी कुछ काम कर रहे हैं तो सोचिए जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसका क्या लाभ होने वाला है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने मेरे मन की बात कह दी। यही मेरा मतलब, मुझे लगता है मेरा ही नहीं, जो भी सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं वो केवल इसको फैंसी समझ के, या कि इसमें गाड़ी मिलेगी उसमें बत्ती होगी, उसके लिए तैयारी ना करके, अगर गांधी जी का जो टैलिस्मैन है कि भाई उसके लिए आना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप केवल
शो ऑफ और उसके लिए सोच के आएंगे तो आपको झटका भी लग सकता है। अच्छा, कोचिंग जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कितने सहायक हैं इस तैयारी में? जैसे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नहीं, खुद से तैयारी हो सकती है। अब तो ऑनलाइन तमाम कोर्सेज आ गए हैं। उन स्थितियों में मतलब ऑफलाइन कोचिंग्स लेना या ऑनलाइन कोचिंग करना कितना डिफरेंस है या कितना हेल्पफुल? देखिए, जैसे हम कोई भी चीज़ हो, न केवल यूपीएससी, या मान लो आज आप जर्नलिज्म भी करोगे तो आप हर चीज़ की एक ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको प्रशिक्षण करने के बाद ही आप निपुण हो पाते हो। कोचिंग से कुछ फायदा तो होता ही है, पर अभी हम जो देखते हैं जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनमें बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली। तो कोचिंग नहीं ली तो हो सकता है उनके जो कॉलेज में पढ़ाई हुई होगी उस समय उन्होंने अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी, मतलब कोई, या आप मान लीजिए कोई ऐसा ऑप्शनल चुन लेते हैं जो कभी आपका बैकग्राउंड में था ही नहीं, तो आपको डेफिनेटली उसकी कोचिंग लेने की जरूरत पड़ेगी। या फिर जनरल स्टडीज है तो उसके अंदर आप बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट। हो सकता है कि मेरी पॉलिटी की समझ अच्छी हो पर मेरा इकोनॉमी वीक हो, तो जो सेगमेंट आपका वीक है बेटर है कि आप उसमें कोचिंग ले, ना कि केवल एक मुझे तो सबकी लेनी ही है उस तरह की अप्रोच से बचने के चाहिए। और जहां आपको नीड हो वहां पे कोचिंग लेनी चाहिए। टेस्ट सीरीज जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि उसी से पता चलता है कि हमने कितनी पढ़ाई की है और हम कितना अच्छा लिख पा रहे हैं या कैसे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, वो टेस्ट सीरीज से पता चलता है। अच्छा, कोचिंग करें ना करें पर टेस्ट सीरीज जरूर करें। जी, जो टेस्ट सीरीज की जैसे आपने बात करी, तो क्या टेस्ट सीरीज मतलब जैसे आपने प्रीलिम दे दिया और उसके बाद टेस्ट सीरीज करना, या प्रीलिम बिफोर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन आपको सारी टेस्ट सीरीज और कोचिंग वगैरह करके पूरी तैयारी कंप्लीट कर लेनी चाहिए फिर अपियर होना चाहिए, या आपको प्रीलिम दे करके और साथ साथ तैयारी करते रहना चाहिए? कौन सी स्ट्रेटेजी बेटर है? ये क्या है, बहुत ही डाइसी सवाल है क्योंकि सब लोग अलग अलग तरह से करते हैं। पर मुझे लगता है कि तैयारी पूरी हो गई है आपकी, एक बार अपने लगभग साल भर का समय लगता है पूरे सिलेबस को कवर करने में। मान लीजिए आपका जून में एग्जाम होना है, तो आपने पिछले जून में तैयारी शुरू की थी। मान लीजिए अभी आप जून में एग्जाम दे रहे हैं और पिछले जून में आपने तैयारी, एक साल का समय तो चाहिए ही चाहिए। तो उस एक साल में स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि जब आप जून में तैयारी शुरू करें तो लगभग दिसंबर तक आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी करें, और मेंस की ज्यादा करें, प्री की कम करें। अच्छा। और ऑप्शनल की करें, क्योंकि ऑप्शनल की बाद में आप फिर दिसंबर के बाद जनवरी से आपका काउंटडाउन शुरू होता है, प्री का काउंटडाउन, क्योंकि प्रीलिम्स जून में आने वाला है। तो प्रीलिम्स पास नहीं हुआ तो मेंस में आप अपियर नहीं हो पाओगे। तो अगर जून में प्रीलिम्स है तो कम से कम 4 महीने, मार्च, अप्रैल, मई, जून पूरी तरह समर्पित होने चाहिए प्रीलिम्स के लिए। अच्छा। वहां पे आपको मेंस को बिल्कुल बंद करना है। तो और उस 4 महीनों के दौरान ही, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी तो आप जून से ही कर रहे हो, पर इन 4 महीनों में डेडिकेटेड होना है खाली प्रीलिम्स पे, और उसी दौरान प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आपको लगानी है। और जब प्रीलिम्स हो जाए खत्म तो रिजल्ट का इंतजार किए बगैर मेंस की टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। अच्छा, प्रीलिम की आपने बात की, जाहिर सी बात है प्रीलिम सबसे कम महत्वपूर्ण होते हुए भी सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है आपके सिलेक्शन के लिए। सही कहा। जो निगेटिव मार्किंग है इसमें, उसको कैसे हैंडल करें? जैसे इसमें भी है, कुछ लोगों का कहना ये होता है कि भाई आप 4 में अगर गेस करते हो तो उसमें 2 सही निकल जाते हैं या 1 सही निकल जाता है, 1/3 जो निगेटिव मार्किंग है। तो इसको कैसे डील करें? कुछ लोगों का कहना है जो नहीं आता वो बिल्कुल टच ना करें, कुछ लोगों का कहना है कि 2 ऑप्शन को हटा करके। प्रीलिम्स जो है वो डिफिकल्टी होता जा रहा है साल दर साल, ये सबकी शिकायत है। और मैंने 2014 में दिया था, उसके बाद अब 7-8 साल हो गए हैं, और हर साल बच्चों से बात होती है या मैं पेपर देखता हूँ तो वो डिफिकल्ट होता जा रहा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो भी डिफिकल्टी लेवल है सबके लिए बराबर है, तो ये रिलेटिव है। और जहां तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात है तो वही फॉर्मूला एक तो 50-50 वाला रहता है कि भाई आपने अगर एलिमिनेट कर ली ऑप्शंस को कि ये तो है ही नहीं और ये भी नहीं है, अब 2 बचे, उन दोनों में सोच रहे हो आप कौन सा है कौन सा नहीं है, तो उसमें अगर आप 2 एलिमिनेट कर पा रहे हो तो उसमें चांस लेना चाहिए, क्योंकि 2 में से एक के सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन जहां चारों ऑप्शन में से आप कोई भी एलिमिनेट ही नहीं कर पा रहे हो तो वो उस क्वेश्चन उसको से टच नहीं बचना करना चाहिए। चाहिए। पर अदरवाइज ये चीज है कि उसमें भी 2 तरह की बातें होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो 100 के 100 क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट करना है, कुछ लोग हैं जो डर के मारे 50 ही अटेम्प्ट करके आते हैं। तो दोनों ही केस में जो है वो सिलेक्शन हो नहीं पाता। तो इसलिए एक माना जाता है लगभग हर साल अलग अलग चलता है, पर 75 से 80 क्वेश्चन के आसपास करने की कोशिश करनी चाहिए, तब जाके
तो उसमें आपके हिसाब से मतलब कट पिट के 60 के अराउंड हो जाएगा, 60 और 62। बाकी ये सही सीखना तो तभी हो पाएगा जब आप 3-4 महीने लगातार टेस्ट देंगे ना, तो आपको ये इस जवाब का आंसर स्वयं मिल जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कितने नहीं। हाँ, कैसे आपकी खुद की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो तभी पता लगेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, अभ्यर्थियों के मन में एक बड़ी जो असमंजस की स्थिति होती है वो होती है ऑप्शनल सब्जेक्ट के चुनाव को लेकर के कि कौन सा सब्जेक्ट लें। ये स्कोरिंग है, वो स्कोरिंग है, इसमें मार्क्स अच्छे नहीं आते, इसमें इस माध्यम में मार्क्स कम आते हैं, अंग्रेजी में ज़्यादा आते हैं। इस सब तरह की उहापोह वाली स्थितियां होती हैं। तो इसका क्या तरीका है चुनने का, सब्जेक्ट कौन सा चुने? पहले तो मैं जनरल आंसर देता हूँ जो सब्जेक्ट चुनने का पैरामीटर होना चाहिए, फिर मैं उसके हम्म, बाद आपको बताऊंगा हिंदी हम्म, मीडियम वालों के लिए स्पेशल। हम्म, तो सब्जेक्ट चुनने का क्राइटेरिया ये है हम्म, कि ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें थोड़ा आपको रुचि हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हम्म, क्योंकि रुचि इसलिए क्योंकि जो यूपीएससी का लेवल है वो ग्रेजुएशन से थोड़ा ऊपर रहता है हम्म, और पोस्ट ग्रेजुएशन से थोड़ा नीचे रहता है। तो हम्म, उसमें एक अच्छे लेवल का नॉलेज एक्सपेक्टेड होती है, वो आप तभी कर पाएंगे 1 साल के टाइम में जब आपकी उसमें थोड़ी रुचि हो। हम्म, तो रुचि प्लस आपके बैकग्राउंड से, जरूरी नहीं कि बैकग्राउंड वाला विषय हो, पर बैकग्राउंड से कोई ना कोई आपको अगर सामने बैठे, हम्म, जैसे कि मान लीजिए मैं साइंस बैकग्राउंड का आदमी हूँ और मेरे को साइंस तो लेनी नहीं है, ना हम्म, मुझे फिजिक्स लेनी, ना मुझे केमिस्ट्री लेनी, ना मुझे मैथमेटिक्स लेना, पर मैं हम्म, एंथ्रोपोलॉजी ले रहा हूँ हम्म, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरा उस तरह का बेंट ऑफ माइंड है तो मुझे सूट कर रहा है। हम्म, मैं ह्यूमैनिटीज का आदमी हूँ, मुझे नहीं लेना फिलोसफी, पर हम्म, मैं हिस्ट्री ले लूंगा या सोशियोलॉजी ले सकता हूँ। हम्म, तो ये रहता है, सिमिलैरिटी होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा एक आपका उसका जो आपकी जो अब तक की पढ़ाई है, हम्म, या हो सकता है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी हो। कई बार क्या होता है हम्म, कि हमने पढ़ाई तो नहीं की, पर हम हम्म, न्यूज़पेपर जब पढ़ते थे तो हम उस तरह की टॉपिक ज्यादा पढ़ते थे, तो वो हम्म, भी एक रुचि को पहचानने का तरीका हो सकता है। कई बार ऐसा देखा जाता है ना कि साइंस बैकग्राउंड के लोग भी साहित्य या दर्शन लेकर के और परीक्षा को पास करते हैं और अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं इनफैक्ट। देखिए, अच्छा। ह्यूमैनिटीज एक ऐसी चीज है जी। जो किसी की बपोती नहीं है। हम्म, ह्यूमैनिटीज का मतलब ये मानविकी है, हम्म, वो मानव के जीवन से जुड़ी हुई है। हम्म, चाहे वो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब ह्यूमैनिटीज की जितने, लिटरेचर, ये हम्म, सब विषय ऐसे हैं कि आपने भले ही आपका बैकग्राउंड ना हो, पर आप अगर इनको ध्यान से साल भर का समय देके इनको पढ़ें तो आप इन पे कमांड हासिल कर सकते हैं यूपीएससी के हम्म, साथ। इसलिए पॉपुलर ट्रेंड यही है कि हम्म, साइंस बैकग्राउंड के लोग भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ऑप्ट हाँ, करते हैं। लेते हैं, लेते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं एस्पिरेंट्स, वो खाली यूपीएससी पर फोकस रहते हैं। जाहिर सी बात है, यूपीएससी फोकस मांगता भी है। और कुछ होते हैं जो सभी स्टेट्स के पीसीएस भी देते रहते हैं, ठीक है, अपीयर होते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अदर स्टेट्स के पीसीएस वगैरह देना डिस्ट्रैक्शन है या इट शुड बी डन, मतलब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आपके भाई, ओपिनियन? अपने स्टेट का पीसीएस तो देना ही चाहिए, उसमें तो हम्म, कोई समस्या है ही नहीं, हम्म, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। हम्म, और बाकी आपकी अपनी अपनी परिस्थितियों पे भी डिपेंड करता है। हम्म, जैसे कोई है कि आप सेटल हो ऑलरेडी, आप एक अच्छी नौकरी ऑलरेडी कर रहे हो, या आपने एक ऐसी क्वालिफिकेशन ले रखी है जिसमें आपको पता है कि आपको नौकरी मिल ही जाएगी, और हम्म, आपको है कि मुझे तो बस आईएएस ही बनना है, अगर नहीं बना तो मैं अपनी दूसरी नौकरी में खुश हूँ, तो फिर हम्म, आपको पीसीएस देने की आवश्यकता नहीं है। पर हम्म, 99% जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी स्थिति ऐसी नहीं होती। हम्म, तो उनके लिए मेरी प्रैक्टिकल सलाह ये है कि उन्हें कम से कम अपने स्टेट का पीसीएस तो देना ही चाहिए। साथ में एक या दो स्टेट और कोई जो उनको लगता हो कि जहाँ वो सिलेक्शन होगा तो नौकरी के लिए चले जाएंगे और उनको सूट कर जाएगा, उनका भी आप दे सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। आजकल अच्छी बात यह है कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी का सिलेबस लगभग सेम हो गया, हम्म, मतलब कोई बाधा भी नहीं है। बट ऐसा नहीं है, जैसे अब यूपीएससी के सिलेबस से यूपी पीसीएस का आप सिलेबस लें तो काफी मिलता जुलता आपको नजर आएगा, लेकिन वही राजस्थान पीसीएस का है या अदर स्टेट के कई एक नहीं भी मिलते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट। ज्यादातर मिलते ही हैं, है हम्म, ना, बाकी वहाँ की स्थानीय भाषा का ऐड हो जाता है उसके अंदर, हम्म, बाकी मोस्टली आजकल सेम हम्म, हम्म। है। प्लान बी के बारे में आपका क्या कहना है? प्लान बी पर कितना फोकस करना चाहिए यूपीएससी की तैयारी शुरू करने से पहले? इस बात का कितना ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करें तो हम सब लोग, जो आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हम सब लोग साधारण छोटे शहर से, गांव से निकल करके मध्यम वर्ग से बिलोंग अपनी मेहनत से मध्यम कह देते हैं ताकि अच्छा लगे, बाकी हम लोग निम्न मध्यम वर्ग से हैं, कर जी, जी। है ना। तो ऐसे में हम लोगों को प्रैक्टिकली प्लान भी सोचना ही चाहिए, हाँ। और आपने भी सोचा होगा, मैंने भी सोचा होगा, और हम सबके माँ बाप भी सोचते हैं। हम हम्म, लोग वैसे लोग हैं, जैसे हम भारतीय लोग हैं,
तो हम बचत पे ध्यान देते हैं, तो हम लोग हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादा स्टेबल रहती है। जैसे सही बात। हम लोग थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, और इस मामले में कंजर्वेटिव रहने में कोई बुराई नहीं है। हाँ exactly। प्लान बी अपना तैयार रहे, क्योंकि अगर प्लान ए ने वर्क नहीं किया तो प्लान बी, मैं तो कहता हूँ प्लान सी भी तैयार रहना चाहिए। अच्छा सी, प्लान सी, मतलब बी मतलब ने वर्क नहीं किया तो सी भी तो अच्छा आप। अच्छा अच्छा। मतलब सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, ये ना हो कि अगर इसमें नहीं हुआ तो आप डिप्रेशन में चले गए या फिर वो नहीं। अच्छा, परीक्षा के पहले जैसे प्रीलिम है या मेंस है, एक हफ्ते पहले किस तरह अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, या किस तरीके से उस स्ट्रेस को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि होता क्या है कि आप मान लीजिए चाय पी रहे हैं और आपके दोस्त ने पूछा, अरे यार ये पता है आपको, अगर नहीं पता तो आप स्ट्रेस में आ गए। इस तरह की घटनाएं होती हैं, मैंने कुछ अभ्यर्थियों से बात करी। तो उस समय स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? जब मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू था तो मैं सुबह ब्रश कर रहा था, तो एक स्टूडेंट था हॉस्टल में, वो बोला कि अरे तुमने आज पढ़ लिया न्यूज़पेपर में ये आया है वो आया है। मैं तो इतना ध्यान से पढ़ा नहीं था, तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गया। तो वही प्रॉब्लम है ये सारी, मुझे लगता और है ये बड़ी जानबूझ के प्रॉब्लम है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जानबूझ के ऐसा करते हैं आपको इरिटेट करने के लिए या कंफ्यूज करने हाँ, के लिए। एनीवे, ये तो मजाक की बात है। पर लास्ट के टाइम में पहले तो आपको ये समझना चाहिए, जो एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, बट एस्पिरेंट्स को ये लगता है कि मुझे याद आएगा या नहीं आएगा जब मैं एग्जाम में अपियर होऊंगा। तो इसका तो सिंपल सा जवाब है कि जब आपने पढ़ाई की है, चाहे आपने एक बार भी पढ़ा है, रिवीजन नहीं भी किया तो भी, क्योंकि एग्जाम में तो 100 ही क्वेश्चन आए हैं, तो वो आपको याद आएंगे ही आएंगे, बाउंड है ये बात। तो मान के चलो, इट्स बाउंड टू हैपन। दूसरी बात, आप ये सोचो कि इस एक हफ्ते में ही जो आप पढ़ोगे उसमें से तो जरूरी नहीं कि आएगा। बिल्कुल। आप अपने ऊपर मत लो कि इस एक हफ्ते में जो पढ़ूंगा उसी से पेपर आएगा। पेपर तो साल भर पढ़ा उससे आएगा। तो ये दो और बातें। उसमें ऐसा भी सोचा जा सकता है कि हो सकता है जो चीज इसने नहीं पढ़ी, जो मैंने पढ़ी वो इसने नहीं पढ़ी, तो मैं इस पोर्शन से कर लूंगा, ये इससे कर लेगा। ऐसा भी एक तरीका हो सकता है ताकि आपको स्ट्रेस ना हो। तो ये तो देखो अपने ऊपर है, बाकी वो सब सलाह आपको देंगी, और वो सही बात भी है कि थोड़ा बहुत योगा वगैरह करना चाहिए, थोड़ा मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करना चाहिए, उससे काफी आराम मिलता है। एक दो फ्रेंड ऐसे जरूर हो जो आपके मन में कुछ भी उथल पुथल चल रही हो, या कुछ भी आपके उल्टे सीधे ख्यालात आए, तो उस समय आप उनको बता के शेयर करके अपना स्ट्रेस थोड़ा रिलीज कर सकते हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर हो चाहे वो कोई भी। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। आपने कहा मतलब योगा या मेडिटेशन की बात की। कई बार होता है ना कि एस्पिरेंट्स को लगता है कि हमारे पास समय कहाँ है, इतना कुछ पढ़ना है, अब इसके लिए हम कहाँ से टाइम निकाल पाएंगे। साथ ही मैं एक चीज और कहूँ, आपने अपनी बुक में मेंशन किया है कि अपनी कोर्स ये जो सिलेबस है इसके अलावा भी कुछ चीजें पढ़ने की आप आदत डालें, तो अदरवाइज आपको फायदा पहुंचाएगा। तो प्रश्न यही होता है उस समय मन में एस्पिरेंट्स की कि हमारे पास समय कहाँ है। तो कैसे ये आप मतलब उनके लिए? उसमें देखो दोनों ही बातें, एक तरफ कोई ये कहे कि निशान जैन जी ने अपनी किताब में लिखा है कि पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य किताबें भी पढ़नी चाहिए, तो उसके दबाव में बेचारों ने पाठ्य पुस्तक के अलावा और किताबों का भी दबाव ले लिया, जबकि वो तो केवल ऐसे हॉबी कहा गया था कि खाली समय में जब आप बोर हो जाएं तो कोई एक किताब पढ़ सकते हैं, वो इसलिए कहा गया। तो उसका कोई दबाव नहीं है, वो केवल वैल्यू एडिशन है। क्योंकि जो लोग आप देखें आज की डेट में, आप पत्रकार हैं, जो भी लोग अच्छे पदों पे आसीन हैं, संपादक बन गए बड़े बड़े, या जो लोग एकेडमिक्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो लोग ब्यूरोक्रेट्स होकर भी अच्छे वेल रेड लोग जो हैं, तो वही लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं हर फील्ड में जो वेल रेड है। इवन तो जी, यानी कि जो कॉर्पोरेट में भी लोग हैं, सीईओज भी हैं, वो भी साल में कोई 15-20 किताबें साल की पढ़ते हैं। जी, मैंने कई लोगों की ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ी है, उनका भी ये कहना है कि आप रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, उनकी है, वो ऐसा इस चीज को कहते हैं। आते हैं इंटरव्यू पर। इंटरव्यू में एक समस्या होती है कि हॉबी क्या दें। ठीक है, तो वैसे तो अगर देखा जाए तो हॉबी आपकी है तो है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन ये एक प्रेशर होता है कहीं ना कहीं एस्पिरेंट्स में कि यार कुछ तो देना है, नहीं तो उनको लगेगा इसकी कुछ हॉबी नहीं है। तो इसका मतलब क्या कहना है कि देना जरूरी है या नहीं है, और है तो कैसे हॉबी चुने? देखिए, पहली बात तो ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसकी कोई हॉबी ना हो। ऐसा आपको, क्योंकि आपने 5-6 हॉबीज की लिस्ट बना रखी है और आपकी जो हॉबी है वो उस लिस्ट में आती नहीं है, इसलिए आपको लगता है मेरी कोई हॉबी नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति इस प्लेनेट पे है नहीं जिसकी कोई हॉबी ना हो। तो आपकी जो भी हॉबी है उसको आप आइडेंटिफाई करके, कई बार ये प्रेशर रहता है कि 2-3 हॉबी लिखें, अगर आपकी एक ही हॉबी तो एक ही लिख दीजिए, उसका कोई प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। बस ये कि जो भी लिखे वो बहुत वियर्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो, तो उसके हिसाब से वो सेंस, इट शुड मेक सम सेंस। ऐसा ना लगे कि ये तो वियर्ड सी हॉबी है, कोई बहुत वियर्ड।
बट तमाम लोग मिमिक्री वगैरह भी अपनी हॉबी दे देते हैं। हैं। मिमिक्री करना, या हाँ, मतलब बियर्ड का आपका क्या सेंस है? बियर्ड के किस तरह की हॉबी को बियर्ड कहते मतलब मेरा सेंस है कि आउट ऑफ द बॉक्स हो सकती है, हैं? पर जैसे आप लिख दो कि स्लीपिंग इज माय हॉबी, तो स्लीपिंग कैन नॉट बी अ हॉबी। हाँ हाँ देखा हाँ। ना, मैंने एक मेरे साथी ने लिखी थी स्लीपिंग यूपीएससी, इसलिए वियर्ड कह रहा था। अच्छा। आपने पेपर की बात करी थोड़ी देर पहले कि न्यूज़पेपर भी आपने जिक्र किया था। सारे जो करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हैं उनसे सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाते हैं। तो क्या ये जरूरी है कि हम रोजाना पेपर पढ़ें, क्योंकि 1-1.5 घंटे 2 घंटे आप पेपर पढ़ते हैं? इससे बेटर है कि आपने वो मैगजीन उठाई, पढ़ी और उसको मगअप किया एंड देन तो। मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए पेपर, न्यूज़पेपर आज से जब मैं करीब 15 साल के आसपास था, तब से लेके आज मैं लगभग 35 साल का हो गया। पिछले 20 साल से सुबह की चाय और न्यूज़पेपर मेरी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। चाहे डिजिटल आ गया, उसके बाद भी मैं अभी भी न्यूज़पेपर सुबह जरूर पढ़ता हूँ। तो हम्म, न्यूज़पेपर का, अगर आप वैसे प्रोफेशनली देखें तो आजकल बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़े बिना हम्म, मंथली मैगजीन में सारा आ जाता है, उससे कर लेते हैं। पर फिर भी मेरे को अभी भी ये लगता है कि उसको आप ये माने कि आधा तो वो फन है या हॉबी है, और आधा उससे कुछ मिल रहा है। क्योंकि कई हम्म, बार क्या होता है, जो घटना हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं उसका एनालिसिस पढ़ लेते हैं, तो फिर जब मंथ में जो मैगजीन आती है एंड में उसको पढ़ते हैं डिटेल में, तो वो रिवीजन भी हो जाता है। तो ओके। दैट वे मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर सुबह आधा पौना घंटा पढ़ लेना चाहिए। ये बुजुर्गों का मंत्र है और हम जैसे लोगों का ही मान लीजिए, और ये अच्छा अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या लगता है आपको? क्योंकि अलग अलग लोगों को कुछ कुछ का कहना है 12-14 घंटे 15 घंटे पढ़ना चाहिए, कुछ का है 5-6 में हो जाता है, कुछ का, हालांकि ये अपनी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी ऑन एवरेज अगर, क्या आपको लगता है कि? मेरा तो ये कहना है कि कितने घंटे पढ़ाई करने से भी ज्यादा जरूरी ये सवाल है कि कितने घंटे सोना चाहिए। अच्छा। तो 7 से 8 घंटे सोना जरूर चाहिए। और मैं हालांकि हमारे यहाँ आज, मतलब अब हमारी नौकरी भी ऐसी है कि कई बार हमें रात को भी जागना पड़ जाता है, पर सामान्य परिस्थितियों में मैंने कभी आज तक पिछले 20 साल 30 साल में अभी भी अपनी 7 से 8 घंटे की नींद से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तैयारी अच्छा। जब मैं करता तब भी। हम्म, क्योंकि उसी से मैं फिर फ्रेश उठ के और पूरे दिन अपना ब्रेन एक्टिवेट रहता है और अपना अच्छा काम कर पाते हैं। हम्म, तो 8 घंटे अगर आप सोते हो, मतलब 8 घंटे इसलिए कि अगर 7 घंटे 7.5 सोए तो आधा पौना घंटा तो सोने के प्रयास में और उठने की जद्दोजहद में भी बीत जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप समझते ही हो, तो इसलिए हाँ, 8 घंटे का समय आप सोने के लिए, बेड के लिए मान के चलो, बेड। बिल्कुल। उसके बाद अब बचे 8 दूनी 16 घंटे। अब हम्म, 16 में आप दैनिक कार्य, कुछ थोड़ा योगा या जो मॉर्निंग वॉक बताया, थोड़ा म्यूजिक, और हम्म, एक दो घर पे बात भी करनी, एक दो लोगों से और बात, सब मिला मिलू के आपके पास अधिकतम, कोई भी व्यक्ति अधिकतम 8 से 10 घंटे, सामान्य व्यक्ति हम्म, पढ़ता है। हम्म, और इतना ही पर्याप्त है। अगर वो कोई और नौकरी नहीं कर रहा, और वो नौकरी कर रहा है साथ में, तो उसके घंटे और कम हो जाते हैं। हम्म, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने को घंटे के बजाय हम्म, टास्क का टारगेट बनाना चाहिए कि मुझे इस महीने या इस हफ्ते इतना पढ़ना है। हम्म, अच्छा, मेंस की तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, सब्जेक्ट पे या जीएस के किसी पेपर पे? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, दो पेपर ऐसे हैं, जीएस 4 और एस से, जो हम्म, कम पढ़ने में ही हम्म, ज्यादा रिजल्ट दे देते हैं। हम्म, तो अपने को ज्यादातर पढ़ना जो होता है वो GS 1 2 3, हम्म, हम्म, और ऑप्शनल पूरा अच्छे से थोरोली पढ़ना होता है, ऑप्शनल के दो पेपर। बाकी GS 4 में थोड़ा पढ़ के भी हम समझ जाते हैं, और उसके बाद स्किल डेवलप हो जाता है और हम लिख पाते हैं, ऐसी ऐसे है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि GS 4 और ऐसे की तैयारी नहीं करनी, तैयारी करनी है, पर ज्यादा अपने को जो पढ़ने वाला काम ज्यादा रहता है वो GS 1 2 3 में और ऑप्शनल के दो पेपर्स में रहता है। और हम्म, अभी क्या है कि सभी पेपर से बराबर फोकस करना है। मैं तो हम्म, ऐसे मानता था कि जो जितने मार्क्स का है उसी रेशियो में उस पर उतना समय अपने को डिवोट करना है। अच्छा। तो उस तरह से अभी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि किस पे ज्यादा फोकस करना है, सब पे हम्म, आपको बराबर फोकस करना बराबर फोकस करना है। अच्छा, आप कभी जाना होता है जहां आपने तैयारी करी थी उस एरिया में दोबारा आपका, इस इधर बीच, सिलेक्शन के बाद? है। सिलेक्शन के बाद, ट्रेनिंग से पहले तक तो गया था मैं, पर उसके बाद ट्रेनिंग के बाद फिर उसके बाद कभी कोई इतना टाइम मिला ही नहीं कि मुड़ के देखें और फिर कभी जा पाए। तो अब तो वैसे भी ये पोस्ट ऐसी की छुट्टियां वगैरह मिलती नहीं है, हम्म, तो अच्छा, जो जाने आप, की तो बार। अच्छा, हर एस्पिरेंट के मन में एक चीज होती होगी कि आईएएस ऐसा होता है, आईपीएस ऐसा होता है, या बनने के बाद ये मिलेगा, ये होगा, ऐसा होगा। आपने क्या, जो आपके आपने सोचा था वैसा ही पाया, या कुछ डिफरेंस है, या क्या है, कैसे, क्या है देखिए, आईएएस?
ये टेबल है। जब हम बैंक में जाते हैं कोई काम से, तो ग्राहक जो है टेबल की एक तरफ होता है और जो क्लर्क होता है वो एक तरफ होता है। दोनों की सोच में थोड़ा अंतर होता है। इसी तरह से जब हम तैयारी करते हैं, उस समय हम आईएएस को लेकर के हमारी सोच थोड़ी अलग होती है। उस समय हमें जो चीजें फैसिनेट करती हैं वो उसकी सुविधाएं होती हैं। इतना बड़ा ऑफिस, इतना सम्मान, रिकॉग्निशन। आप प्रोग्राम में जाते हो तो चीफ गेस्ट, हम स्कूल में गए तो स्कूल में हमारे चीफ गेस्ट बन के डीएम साहब आए। जब वो गए, कभी सड़क से निकले तो देखा गाड़ी जा रही है, तो वो सब चीजें फैसिनेट करती हैं। उस समय हमें ये चीज नहीं समझ में उतनी आ पाती, क्योंकि हम लोग उस समय उतने मैच्योर भी नहीं होते कि आखिर इसके पीछे, जैसे कहावत है कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज अगर कोई भी व्यक्ति किसी अच्छे पद पे आसीन है, या जैसे मान लिया आज कोई किसी कंपनी के सीईओ है, तो उसके ऊपर दुनिया भर का प्रेशर है, और वो उसके लिए पूरी तरह उस संस्था को जो भी हेड करता है व्यक्ति, वो बहुत सारे तरह से जवाबदेही होता है। तो इसी प्रकार से इसमें भी है कि जो काम है और जो उसका क्वांटम है, उसकी जो ग्रेविटी है, उसका जो मैं कहूँगा कि एक्सपोजर है, वो अनपैरेलल्ड है। कि काम ऐसा है कि वो सभी जितने भी लाइफ के सेक्टर्स हो सकते हैं उन सब में है, तो उतना ही फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। और ये इसकी एक तरह से अच्छी बात भी है, खराब बात भी है, पर ये इसकी ब्यूटी भी है। तो यूं करके हम लोग सरवाइव कर लेते हैं अच्छे से। मतलब कहें कि वो शो ऑफ के पीछे खींचने की नहीं, लेकिन जो जॉय ऑफ गिविंग है वो इसमें है। जॉय ऑफ गिविंग और सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, और बोर इसमें कभी नहीं होते। एक और चीज है जिसके लिए इंटरेस्टिंग है, इसमें कभी बोर नहीं हो सकते आप। अच्छा। 5 मिनट के लिए आप बोर नहीं हो पाओगे। हाँ, परेशान हो सकते हो आप, लेकिन बोर कभी बोर नहीं। नहीं हो सकते। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा क्विकली आप बता दीजिए कि मार्केट में बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं, ठीक है, उनका चुनाव कैसे करें, और कोई 3 चीजें जो आपको लगती हैं कि एस्पिरेंट्स को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और 3 चीजें जो लगता है जरूर करनी चाहिए, उस पर अगर आप कुछ कह सकें। स्टडी मटेरियल का तो मैं ये कहूंगा कि जो ऑथेंटिक मैटर है वही मटेरियल, वो ज्यादा अच्छा होता है। जीएस के सेगमेंट्स के मैंने नाम लिए थे, उनकी एक एक किताब, जैसे पॉलिटी की हम सब जानते हैं, लक्ष्मीकांत है बेस्ट किताब, तो वो हिस्ट्री, सबको एक एक किताब आपको पढ़नी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी जो अपनी करते हैं ना, उसके अलावा। और उसके अलावा मटेरियल में जैसे मैगजीन है, तो मैगजीन में आप कोई एक मैगजीन पकड़ लीजिए, चाहे वो विजन की है, चाहे वो दृष्टि की है, एक मैगजीन आप पकड़ लीजिए, उसको अच्छे से करिए, साथ में योजना ऐड कर लीजिए। अच्छा। और मेरी सलाह मान के आधा पौना घंटा चाय के साथ अखबार पढ़ लीजिए, भले मस्ती के लिए पढ़ लीजिए, हाँ हाँ, है ना। तो यूं करके आपको स्टडी मटेरियल का चुनाव करना चाहिए। बाजार में जाके जो बहुत सारे हर महीने नए नए वो आती है, उनके चक्कर में आपको ज्यादा नहीं ये। और क्या लगता है कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कौन सी चीजें जरूर करनी चाहिए? अब इनको आप, ये अगर आप, जो भी लिस्ट है बहुत फुल प्रूफ नहीं हो सकती जो मैं बताऊंगा आपको, फिर भी एक जनरल आइडिया के लिए तो आप बता सकते तो 3 चीजें जो करनी चाहिए, वो एक तो समेटना चाहिए, बिखेरना नहीं चाहिए। स्टडी मटेरियल इतना ज्यादा हो जाता है और हमें कई बार खुद ही याद नहीं रहता कि मैंने ये टॉपिक कहाँ से पढ़ा। तो मेरी एक सलाह है कि एक डायरी बनाए, जिसमें यही लिखें कि आज मैंने जो पॉलिटी के अंदर जो पार्लियामेंट वाला टॉपिक पढ़ा है, वो मैंने इस पर्टिकुलर किताब या नोट्स से पढ़ा है, ताकि समेट लें। और जब एग्जाम का टाइम आया तो उस समय रिवीजन बहुत क्रूशियल चीज होती है, और आपको उस समय रिवीजन नहीं किया तो आपको रहता है कि मैंने रिवीजन नहीं किया, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, भले ही वो पेपर में आए या नहीं आए। तो इसलिए मेरी सलाह है कि समेटना है स्टडी मटेरियल को, बिखेरना नहीं। दूसरा कि ठीक है, दूसरों की बात को समझना चाहिए, मानना चाहिए, पर हर बात जो हर व्यक्ति को कह के जा रहा है, जरूरी नहीं कि वो हर बात ठीक ही। चाहे वो अभी जो इंटरव्यू भी देखेंगे जो मेरा है, उसमें हो सकता है सारी बात मेरी ठीक ना, अपने को सबकी बातें सुन के कस्टमाइज्ड बनाना है अपनी स्ट्रेटेजी। मतलब और अपने एटीट्यूड, अपने एप्टीट्यूड को देखते हुए लोगों को सुन के या उनको देख के अपने हिसाब से चीजों को करना बेटर है। और तीसरा मैं कहूंगा सबसे कि लैंग्वेज पे थोड़ा काम करें। लैंग्वेज के 4 स्किल्स होते हैं। जो बच्चे बाद के सालों में तैयारी करने वाले हैं, 8 से 3-4 साल, उनके लिए स्पेशली कहूंगा कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, अच्छा कंटेंट सुने, अच्छा कंटेंट देखें, और उससे भी ज्यादा अच्छा कंटेंट पढ़ें और लिखने का अभ्यास करें।
ये चारों स्किल्स अगर आपने जीवन में डेवलप कर लीजिए, आप स्वयं जर्नलिस्ट हैं, और जो भी लोग आजकल अच्छा कर रहे हैं वो लोग हैं जो वेल रेड है, एक तो जो मैंने बताया था, दूसरा जो लोग का लैंग्वेज पे अच्छी कमांड है वो हर फील्ड में अच्छा कर रहा है, चाहे वो कॉर्पोरेट हो चाहे वो गवर्नमेंट। तो इस पे अगर थोड़ा वर्क करें, लैंग्वेज प्लस राइटिंग स्किल पे, तो बहुत अच्छा आप कर पाएंगे, न केवल आईएएस बनने से पहले और आईएएस बनने के बाद। तो ये थे हमारे साथ निशांत जी, जिनसे हमने चर्चा की, आज बातचीत की, और उन्होंने कई चीज़ें बताई कि जो एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको सिलेक्शन के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ आज का अपना ये एपिसोड हम खत्म करते हैं। निशांत जी, आप आए, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम अपना एक कार्यक्रम समाप्त करते हैं, और अगले हफ्ते हम फिर किसी एक खास किताब के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे, शिव पांडे, और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।